हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस टू लर्न फिजिक्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसी सर्किट्स के बारे में। जो भी सर्किट्स हम अब तक पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा एसी सर्किट विद ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट विद ओनली रेजिस्टर, एसी सर्किट विद ओनली कैपेसिटर। जो भी सर्किट्स हम पढ़ चुके, उन सभी सर्किट्स का हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। अलग अलग नेचर के उस कंपोनेंट्स को, अलग अलग नेचर के जो भी कंपोनेंट्स है, वो सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम एक साथ लाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आज के लेक्चर में बहुत ही मजा आएगा। देखो, तो कौन कौन से सर्किट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आरएल सीरीज सर्किट, उसके बाद आरसी सीरीज सर्किट और एट लास्ट एलसी सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स लगाने के बाद हम उस सर्किट्स का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम सीखेंगे आरएल सीरीज सर्किट। चलो स्टार्ट करते हैं आरएल सीरीज सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक, यहाँ पे एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर के साथ इंडक्टर को, उस रेजिस्टर के साथ इंडक्टर को, एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर के साथ इंडक्टर को सीरीज में लगा दिया गया है और उसके साथ एसी कंपोनेंट, एसी सोर्स which is Vm sin ओमेगा टी। सो नाउ यहाँ पे जो सोर्स में से आपको करंट मिलेगा, करंट जो है ना वो सीरीज में देखो करंट सेम रहे, बट वोल्टेज जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होंगे और इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होंगे वो अलग अलग होंगे। तो अगर आपने फेजर का लेक्चर नहीं देखा है और आपने वो मेथड नहीं सीखी है, करंट वोल्टेज के क्या रिलेशन होते हैं, वहां पे मैंने शॉर्टकट दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाओ वो लेक्चर देख के आओ, फिर यहाँ पे आओ, तो बहुत ही मजा आएगा। देखो, तो रेजिस्टर का नेचर क्या होता है, नेचर की बात करें तो वहां पे वोल्टेज और करंट का यानी रिलेशन क्या है, सेम फेज से चलते हैं, अलग फेज से चलते हैं। तो रेजिस्टर में जनरली करंट और वोल्टेज जो है ना वो सेम फेज से चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन जो है ना वो फिक्स कर दी, करंट की डायरेक्शन जो है वो मैंने फिक्स कर दी। तो वोल्टेज जो होते हैं रेजिस्टर के वो सही तरीके से यहाँ पे बताए तो आई और वी आर दोनों है ना सेम फेज से चलेंगे। करंट जो है वापस से यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। इंडक्टर के वोल्टेज, इंडक्टर के वोल्टेज जो है वो π/2 फेज से आगे चलते हैं। आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, ये चीज मैंने सिखाई हुई, बराबर। तो यही चीज है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से क्या होगा। तो यहाँ पे नेचर दोनों के अलग अलग है, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंपोनेंट की बात करेंगे जो है हमारा रेजिस्टर। चलो नाउ फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो रेजिस्टर है, उसके बारे में लिखते हैं। देखो, फॉर अ रेजिस्टर voltage across resistor or potential across resistor is given by in form of phasor is IR। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो V of R is equals to IR है। सो फॉर रेजिस्टर पोटेंशियल और करंट जो है ना वो सेम फेज से चलेंगे। सो फॉर अ रेजिस्टर पोटेंशियल मतलब वोल्टेज V of R and electric current, electric current is in the same phase
सो हम ये कह सकते हैं कि भाई रेजिस्टर होता है तो उसमें करंट और वोल्टेज जो है वो एक साथ चलते हैं, उनमें फेज डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस नहीं होता है, जीरो होता है फेज डिफरेंस. So for a resistor, potential V of R and electric current is in the same phase. Now, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की. चलो एक बात समझ लो यहाँ पे कि हमारे पास जो भी सोर्स लगा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा. मैक्सिमम वैल्यू है वो Vm होगा. ओके, सो यहाँ पे रेजिस्टर और इंडक्टर जो है वो रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V ऑफ R और V ऑफ L है. ना हमने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरली क्या होगा, देखो कि आपका बैटरी का वोल्टेज भी है और कहीं पे V1 और V2 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो मैं लिख दूंगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. तो यहाँ पे V ऑफ M जो है वो पिक वैल्यू है, मतलब सोर्स की जो अपनी पिक वैल्यू है वो Vm है. तो वो V ऑफ M किसके जितना होगा, तो V ऑफ M की वैल्यू ध्यान से सुनना, V ऑफ M की जो वैल्यू है वो रेजिस्टर के वोल्टेज की, रेजिस्टर के पोटेंशियल की पिक वैल्यू और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे उसकी पिक वैल्यू का समेशन होना चाहिए. बराबर, सीरीज कॉम्बिनेशन है. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन यहाँ पे हम और एक चीज लिखेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो V ऑफ R इज इक्वल टू IR है, बट उसका मैग्नीट्यूड, बट इट्स मैग्नीट्यूड, और ये लिख सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर V maximum across resistor is Im into R. So magnitude of potential across resistor, बराबर. So resistor का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इतना हो जाएगा, मतलब रेजिस्टर का मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू. सो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो इतना हो जाएगा. नाउ नाउ बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट. चलो यहाँ पे हमने बात कर दी रेजिस्टर की. सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमारा यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट जो है वो इंडक्टर है. क्या है, इंडक्टर. सो इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज और करंट कैसे चलते हैं भाई, उनमें फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का है. देखो π/2 फेज डिफरेंस, करंट इस डायरेक्शन में, बराबर, और इंडक्टर के वोल्टेज यहाँ पे होंगे, बराबर. नाउ फॉर एन इंडक्टर, for inductor, voltage across, potential across inductor is Ix of L, and its magnitude, is Vo maximum L is equals to Im x of L. सो ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन एंड ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब ये लिख सकते हो कि इंडक्टर में क्या हो रहा है, इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो π/2 फेज से आगे चल रहे हैं और वोल्टेज का जो पिक वैल्यू है इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो पिक वैल्यू है वो Im इंटू एक्स ऑफ एल है, बराबर. इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, सो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दोनों में अलग अलग नेचर है. रेजिस्टर जो है वो क्या कहता है, रेजिस्टर जो है वो ये कहता है कि भाई करंट की डायरेक्शन में ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल जो है वो करंट के साथ ही होना चाहिए. जबकि इंडक्टर जो है वो ये कहता है भाई पोटेंशियल जो है ना वो π/2 फेज से आगे चलने चाहिए. तो
एक नेचर जो है वो ऐसा है कि करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज चले, और एक नेचर जो है वो ऐसा है कि करंट के साथ नहीं, π/2 फेज से आगे चले पोटेंशियल। यहाँ पे तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को है ना यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम है ना, ये फेजर डायग्राम है, मैंने सिखाया हुआ है। एक सिंपल तरीके से आप बता सकते हो करंट को फिक्स करके। देखो, तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम उसको मिक्स कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे करंट को फिक्स कर दो, एकदम इजी। देखो, करंट को फिक्स कर दिया मैंने, करंट को फिक्स कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज जो है ना रेजिस्टर के, वो भी इस डायरेक्शन में होंगे, और करंट से π/2 फेज आगे कौन होगा, इंडक्टर के वोल्टेज। इंडक्टर के वोल्टेज π/2 फेज से आगे होंगे, तो ये π/2। नाउ दोनों के बीच समझो कि समझौता होगा, ना इंडक्टर की चलेगी ना रेजिस्टर की। रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो आप ये लिख सकते हैं, देखो कि आपको रिजल्टेंट वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना पड़ेगा, V ऑफ L प्लस V ऑफ R। ना आप इसको सीधा ऐड नहीं कर सकते। सीधा ऐड क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इंडक्टर के वोल्टेज जो है और करंट के वोल्टेज, उन दोनों में फेज डिफरेंस हो गया π/2 का, आप सीधा ऐड नहीं कर सकते। ये डीसी सर्किट्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें फेजर की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो फेजर डायग्राम मैंने यहाँ पे सिंपल से बता दिया है, बट आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, तो ये आप सीधा ऐड करोगे तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम यहाँ पे हमें एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो आपको इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। मान लो कि बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज जो है उसने 5 फेज बनाया। कितना फेज बनाया, 5 फेज, बराबर है। तो ना तेरी ना मेरी, मतलब ना इंडक्टर की ना रेजिस्टर की चली, दोनों के बीच समझौता हुआ कि रेजिस्टर के जो वोल्टेज है, बराबर, रेजिस्टर के जो वोल्टेज है वो करंट की डायरेक्शन में रहते हैं। जनरली रेजिस्टर होता है तो वो मतलब वो नेचर है कि भाई रेजिस्टर है खाली सर्किट में, तो एसी सर्किट में खाली रेजिस्टर है तो करंट और वोल्टेज सेम चलते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, ना π/2 फेज से ना सेम फेज से, उनके बीच का एक सॉल्यूशन निकला, और वो रिजल्टेंट वोल्टेज 5 फेज से चलेंगे। अभी करंट से 5 फेज आगे चलेंगे अभी भी, बराबर। तो यहाँ पे ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलो वो तो कंक्लूजन में लिखेंगे, बट अभी के लिए सोचो कि जो भी हम यहाँ पे बता रहे, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो कि हम वैल्यूज लिखेंगे, मैंने बोला कि जो भी हम एडिशन करेंगे, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा V ऑफ M, वो V ऑफ M इन दोनों की पिक वैल्यू का क्या होगा, एडिशन होगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि करंट को एज इट इज रखते हैं, V ऑफ R का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, Im इंटू R होगा, और यहाँ पे V ऑफ L का मैग्नीट्यूड Im इंटू एक्स ऑफ L होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होगा Vm, होगा एक सिंपल। देखो यहाँ पे, बराबर। तो V ऑफ M जो है, देखो इस इक्वेशन को आप सीधे ऐड नहीं कर सकते, बट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसे आप ऐड कर सकते हो। V ऑफ R और V ऑफ L जो है वो परपेंडिकुलर है, बराबर। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं V का मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पिक वैल्यू Vm स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, V ऑफ M L का स्क्वायर प्लस V ऑफ R मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर का स्क्वायर, बराबर। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे Vm स्क्वायर जो मिलेगी, वो मिलेगी, देखो यहाँ पे Im स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एल का स्क्वायर प्लस Im स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सो नाउ V ऑफ M स्क्वायर इज इक्वल्स टू Im स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो करंट का जो इक्वेशन है Im स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट करंट इज इक्वल्स टू Vm स्क्वायर, और नीचे होगा एक्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो करंट का फॉर्मूला मिलेगा आपको
Vm के नीचे अंडर रूट एक्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन शॉर्ट वोल्टेज आई इक्वल्स टू वी बाय आर हमें लिखने की आदत भी होती है। इन शॉर्ट नीचे जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो नीचे जो भी वैल्यू मिली वो नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एसी सर्किट। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। तो ये जो है वो नेट रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। कौन सी सर्किट है बेटा? आरएल सीरीज सर्किट है बराबर, तो जिसे हम बोलेंगे इम्पिडेंस। तो यहाँ पे आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाई जेड, जहां पे z इज इक्वल्स टू होगा, where z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ एल स्क्वायर या एक्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर। नाउ ये फेज कितना होगा? फेज डिफरेंस देखो, यहाँ पे करंट से रिजल्टेंट वोल्टेज अभी भी 5 फेज आ गए। तो आपको ये ट्रायंगल देखना है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है बराबर। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो कि आपके रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ यहाँ पे है, इसके साथ ये 5 फेज। नाउ ये वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी? वो आई एम आर, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आई एम एक्सएल। तो फेज जो है ना वो फेज डिफरेंस ये होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल बेटा। सो टेन फाइव इज इक्वल्स टू, ये साइड जाओगे तो आई एम एक्स ऑफ एल और आई एम नीचे आर। सो टेन फाइव इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एल बाय आर। टेन फाइव इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? एक्स ऑफ एल बाय आर। तो सीधा सा आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। रिलेशन जो है वो कंक्लूजन क्या याद रखना है? देखो दो फॉर्मूला यहाँ से आपको याद रखना है। अगर आरएल सीरीज सर्किट है तो इम्पीडेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ एल स्क्वायर, और फेज डिफरेंस होगा एक्स ऑफ एल बाय आर। नाउ डायग्राम पर से एक कंक्लूजन जो बनेगा वो क्या होगा? इन आरएल सीरीज सर्किट, इन आरएल सीरीज सर्किट करंट इज, और ऐसा लिखते हैं देखो, in RL series circuit voltage leads an electric current by phase of 5 बराबर। और या फिर ऐसा लिखो कि current lags the potential by phase of 5। in RL series circuit voltage leads electric current by phase of 5। और 5 फेज आपको यहां से ढूंढना आएगा, टेन इनवर्स एक्स ऑफ एल बाय आर बराबर। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आरएल सीरीज सर्किट। सो इन आरएल सीरीज सर्किट वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा? लीड करेगा। वोल्टेज अभी भी लीड कर रहा है, कितने फेज से? 5 फेज से। कितने फेज से? 5 फेज से बराबर। चलो अब इसके बाद जो हमारा सर्किट है वो है आरसी सीरीज सर्किट। नाउ आरसी सीरीज सर्किट देखो, आरएल सीरीज सर्किट में जो कंपोनेंट थे वो आर और एल थे बराबर। यहाँ पे एक ही कंपोनेंट आपको चेंज करना है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देना है। तो आराम से यहाँ पे देखो, ये अगर आपको आ गया है तो वो भी आ जाएगा। नाउ आरसी सीरीज सर्किट अगेन, मेरे पास एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर हम लगा रहे हैं, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, और उस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ सोर्स वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी। चलो
Now voltage drop across resistor is V of R. Voltage drop across capacitor is V of C. Now आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज कि R और C जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सबसे पहले उनका फेजर जो है ना वो बना लो। यहाँ पे करंट को फिक्स किया, करंट को यहाँ पे भी फिक्स किया। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है ना वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर यहाँ पे है, और यहाँ पे CCL, याद आया CCL बराबर CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा तो ये लैग करेंगे, कितना π/2 फेज से, पोटेंशियल जो है वो लैग करेंगे। चलो तो पहला कंपोनेंट है सेम कहानी कि V ऑफ R अगर फेजर से लिखूं तो ये होता है I ऑफ R बराबर V ऑफ R एंड I बोथ आर इन सेम फेज। पहली चीज ये। नाउ सेकंड चीज जो है वो ये होगी, इंडक्टर से हमने देखा, इंडक्टर से देखा कि भाई कि आपके पास जो कंपोनेंट होता है वहां पे कुछ फेज डिफरेंस होता है, रेजिस्टर में नहीं होता है, बट यहाँ पे कैपेसिटर लगा है तो V ऑफ C जो है वो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर होगा I x ऑफ C। तो हियर V ऑफ C एंड I both are not in same phase. But here current is leading electric potential by phase of π/2, by phase of 90 डिग्री। करंट जो है वो लीड कर रहा है और पोटेंशियल जो है वो लैग कर रहा है। नाउ मैंने क्या बोला था कि इस जो Vm की जो वैल्यू आपको आ गई, देखो इस Vm की वैल्यू निकालना मतलब इस सोर्स वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आप निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी आपको पिक वैल्यू मिलती है बराबर, तो उस पिक वैल्यू का कैपेसिटर के साथ जो पिक वैल्यू मिलती है उसका पिक वैल्यू निकालो और दोनों का समेशन कर दो, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसे फाइंड किए जाते हैं भाई, वोल्टेज जो है ना वो सीधा आपको समेशन करके मिलेंगे बराबर। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर उसका मैग्नीट्यूड V of M R is equals to I of M into R, and maximum voltage across capacitor is Im into X of C, Im into X of C बराबर है। तो ये बात फिक्स हो गई। नाउ इन दोनों फेजर डायग्राम को ऐड कर देते हैं जो भी हम RL सीरीज सर्किट में हमने किया। तो यहाँ पे करंट को मैं फिक्स कर रहा हूँ, करंट को फिक्स किया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ऐसे होंगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे दोनों के बीच झगड़ा हुआ भाई, रेजिस्टर कहता है भाई हमारे पोटेंशियल जो है वो करंट की डायरेक्शन में होने चाहिए, कैपेसिटर कहता है भाई हमारे पोटेंशियल π/2 फेज से पीछे चलने चाहिए बराबर। तो दोनों के बीच अभी समझौता करना पड़ेगा और वो समझौता जो है वो 5 फेज पर होगा। ऐसे रिजल्टेंट वोल्टेज आपको ऐसे मिलेंगे 5 फेज बराबर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। नाउ यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में हमारे वोल्टेज थे और उस वोल्टेज का आपको मैग्नीट्यूड लिखना यहाँ पे आपको आता है, देखो Im इंटू आर होगा ये, नीचे जो है वो Vc इज इक्वल टू क्या होगा, Im इंटू एक्स ऑफ सी होगा, और इन दोनों का आपको रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये जो होगा ना वो आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल होगा बराबर। चलो तो यहाँ से बता रहा हूं मैं, देखो कि आपको एक पॉइंट से मैंने ये बताया ना, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हम इसे सीधा ऐड कर सकते हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी V ऑफ R प्लस V ऑफ C, बिल्कुल नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम फेज से होते ना तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फेज डिफरेंस है, ये DC नहीं है, ये AC सर्किट है ना, तो इसे आप सीधा ऐड बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ओके,
चलो तो ये यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज उसका पिक वैल्यू, उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो R इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, वेक्टर A प्लस बी, बराबर, ये जनरल मैं बात कर रहा हूँ। और दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 जीरो तो खाली बचता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के लिए, आर के मैग्नीट्यूड के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, बट वोल्टेज जो है ना वो वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं, पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड। तो ये होता है वी ऑफ एम आर स्क्वायर, यहाँ पे वी ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ एम सी स्क्वायर। चलो इन शॉर्ट वी ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो तो आई एम इंटू आर का होल स्क्वायर, आई एम इंटू एक्स ऑफ सी का होल स्क्वायर, सो बी स्क्वायर एम मैक्सिमम, बराबर, मैक्सिमम पिक वैल्यू का स्क्वायर, आई एम स्क्वायर बाहर, यहाँ पे ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ सी का स्क्वायर। इन शॉर्ट आपको आई एम इज इक्वल टू मिलेगा वी एम के नीचे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ सी का स्क्वायर। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू मिली वो नेट एसी रेजिस्टेंस है, कौन सी सर्किट का, आरसी सर्किट के लिए। सो नेट एसी रेजिस्टेंस फॉर आरसी सर्किट, तो यहाँ पे ध्यान दो, नेट एसी रेजिस्टेंस फॉर आरसी सीरीज सर्किट। सो नाउ यहाँ पे कि दो चीजें आपको याद रखनी, देखो पहला तो एक नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, नाउ इट्स इम्पीडेंस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, बराबर, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो कि ये ओ पॉइंट था, यहाँ पे आई एम आर होगा और यहाँ पे आई एम एक्स सी होगा। नाउ नेट वोल्टेज आपको 5 मिला होगा, बराबर, तो मैं आई एम एक्स सी को यहाँ से हटा सकता हूँ, तो ये मेरा आई एम एक्स सी हो जाएगा। नाउ tan 5 फेज डिफरेंस, tan 5 इज इक्वल्स टू आई एम एक्स सी और नीचे है ना आई एम आर, आई एम कैंसल, एक्स ऑफ सी बाय आर, सो 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स ऑफ सी बाय आर। तो यहाँ पे समझो कि वोल्टेज है ना वो रिजल्टेंट वोल्टेज, उसका पीक वैल्यू वो वी ऑफ एम, करंट के करंट से देखो यहाँ पे करंट से रिजल्टेंट वोल्टेज 5 फेज पीछे चल रहे, 5 फेज पीछे चल रहे, बराबर। तो आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली चीज कि नेट एसी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, मतलब ये इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ सी का स्क्वायर, और यहाँ पे इम्पीडेंस जो होगा वो ये होगा, पहली एक चीज ये। सेकंड चीज फेज डिफरेंस इज tan इनवर्स एक्स सी बाय आर, बट यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा कितना, तो फेज डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, एक्स ऑफ सी की वैल्यू लो, आर की वैल्यू लो, एक्स सी बाय आर करो और उसका म्यूचुअल टेंडेंट से पता चल जाता है, बराबर। बट होगा आगे या पीछे, तो उसके लिए हम कंक्लूजन लिखते हैं, इन आरसी सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट लीड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
बाय फेज ऑफ 5 रेडियन, बराबर, फेज ऑफ 5। सो यहाँ पे आपका जो फेज होगा, यहाँ पे जो आपका फेज होगा आरसी सीरीज सर्किट में वो 5 का होगा, और इन आरसी सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लीड करेगा, पोटेंशियल जो है वो लैग करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें आपने सीखी कि आरएल सीरीज सर्किट है तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो लीड कर रहा है, बराबर, पोटेंशियल लीड कर रहा है। और आरसी सीरीज सर्किट है वहां पे पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल लैग कर रहा है, पोटेंशियल लैग कर रहा है, बराबर। चलो नाउ उसके बाद एलसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। देखो एलसी सीरीज सर्किट जो है वो एकदम से, मतलब वहां पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल सी बात रखेंगे कि मेरे पास एलसी सीरीज सर्किट है, मतलब इंडक्टर होगा यहाँ पे और कैपेसिटर होगा, राइट, इंडक्टर और कैपेसिटर, और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे एसी सोर्स हमारा। सो नाउ इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होंगे वो वी ऑफ एल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे वो वी ऑफ सी, बराबर है। चलो तो एक सिंपल सी चीज समझ लो कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, करंट की डायरेक्शन फिक्स की, और ये जो है वो वी ऑफ एल, करंट की डायरेक्शन फिक्स की सीसीएल, कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करेगा। बस इन दोनों को मिक्स कर दो। चलो तो यहाँ पे अच्छे से फेजर डायग्राम बनाते हैं। ज्यादा जो है यहाँ पे हम इक्वेशंस वगैरह नहीं लिखेंगे, बड़ा एलसी सीरीज सर्किट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे करंट को मैंने फिक्स किया, करंट को मैंने फिक्स किया। नाउ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर यहाँ पे होंगे और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे होंगे। तो आपने ये वेक्टर सर क्यों ऐसा लिया, छोटा क्यों लिया? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ, वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ V of L is greater than V of C। समझो V of L लेस देन V of C होंगे ना, तो वहां पे फेज जो है ना वो कुछ अलग आएगा। वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ V of L is greater than V of C। नाउ आपके लिए V of L का वेक्टर यहाँ पे बड़ा दिखाना है V of C से। अगर मैं V of L माइनस V of C लिखूं तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो, बराबर। यहाँ पे रेजिस्टर तो है नहीं, रेजिस्टर तो है नहीं, मतलब V of R बताने की जरूरत है नहीं। तो अगर V of L है 15 वोल्ट और V of C है वो 10 वोल्ट, तो V of L माइनस V of C क्या हो जाएंगे, 5 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन 0, बराबर। तो यही चीज आपको डिफरेंस के फॉर्म में कहाँ पे मिलेगी, वो है ना वो VL की डायरेक्शन में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगी, V of L की ही डायरेक्शन, बट वो वैल्यू होगी ना वो V of L से कम बतानी है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ V of L माइनस V of C वो करंट से π/2 फेज में होगा, होगा कि नहीं? रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है वो π/2 फेज से होगा। एक बात समझ लो, ये बात समझ लो कि आपको फेजर से ही पता चल जाएगा इन एलसी सर्किट, इफ VL is greater than VC, in LC series circuit if VL is greater than VC, potential leads an electric current I by phase of 90 degree और π/2। बस ये बात समझ लो, एकदम सिंपल सी बात है, बराबर। सो पोटेंशियल लीड्स करंट I by phase of 90 डिग्री, ये V of L ग्रेटर देन V of C का है, तो ऐसा होगा केस। नाउ अगर डिस्कस करें सेकंड केस, इफ V of L is less than V of C, चलो उसके लिए फेजर बनाते हैं। करंट को फिक्स किया, नाउ V of L जो है वो V of L लेस देन होगा, मतलब उसका वेक्टर ऐसे कम बताओ बेटा, लेंथ उसकी कम बताओ, V of C ज्यादा बताओ, ज्यादा। नाउ V of L माइनस V of C करोगे तो वो लेस देन 0 मिलेगा,
तो यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना VC माइनस V ऑफ L ऐसे होगा, बराबर, VC माइनस V ऑफ L। तो अगर V ऑफ L इज लेस देन V ऑफ C है, इसका मतलब VC जो है वो ग्रेटर देन V ऑफ L होगा। तो VC माइनस V ऑफ L करोगे, VC माइनस V ऑफ L करोगे, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी ये नीचे क्यों मिलेगा, अभी एक बात समझ लो, पोटेंशियल जो है वो दोनों में खींचातानी हो गई। इंडक्टर के पोटेंशियल जो है वो करंट से π/2 आगे रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे V ऑफ L की इफेक्ट कम है, तो ज्यादा किसकी चली, कैपेसिटर की। तो वो रिजल्टेंट वोल्टेज अपनी ही डायरेक्शन में बना के रखेंगे, तो डायरेक्शन वाइज जाओगे तो वो यहाँ पे मिलेंगे। इसका मतलब ये π/2 डिग्री से लैग कर रहा है। तो इफ V ऑफ L इज लेस देन V ऑफ C, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है वो लैग कराए, और करंट लीड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल by phase of 90 डिग्री, by phase of 90 डिग्री। नाउ रिजल्टेंट वोल्टेज देखो, फेज तो मैंने बता दिया दोनों में π/2 है। रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होगा देखो यहाँ पे, और इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा। इंपीडेंस जो है वो Z की वैल्यू क्या होगी देखो, इंपीडेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं देखो, इंपीडेंस इन LC सीरीज सर्किट Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, देखो R स्क्वायर तो मतलब है नहीं, R वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, X ऑफ L माइनस X ऑफ C का खाली होल स्क्वायर बचेगा, बराबर। तो यहाँ पे आपके लिए देखो वोल्टेज जो है ना वो रिजल्टेंट वोल्टेज या V ऑफ L माइनस V ऑफ C कर दो, या फिर V ऑफ C माइनस V ऑफ L कर दो। यहाँ पे इम्पीडेंस जो है वो अंडर रूट में आपको X ऑफ C माइनस X ऑफ L, देखो ये X ऑफ L ग्रेटर देन X ऑफ C है, तो हम ऐसा लिखेंगे। जनरल वैल्यू में आप न्यूमेरिकली जो है वो कहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट X ऑफ L ग्रेटर देन X ऑफ C है तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। X ऑफ L लेस देन X ऑफ C है तो अंडर रूट में X ऑफ C माइनस X ऑफ L का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला। और नाउ मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होगा Im इज इक्वल टू Vm बाई जेड, Vm बाई जेड, जेड की वैल्यू आप यहाँ पे ऊपर से लिख सकते हो। तो एलसी सीरीज सर्किट में आपको ये करंट कब लीड कर रहा है, पोटेंशियल कब लीड कर रहा है, वो केसेस खाली याद रख रहे हैं, थियरी के फॉर्म में यहाँ पे कुछ भी आपको याद रखना नहीं है, बराबर। तो ये तीनों सर्किट में क्या क्या रिलेशन निकले वो सब आपको याद रखना है, बराबर। तीन अलग अलग नेचर वाले जो कंपोनेंट्स है, उन सभी कंपोनेंट्स को आज हमने सीरीज में कनेक्ट किया, अलग अलग नेचर के साथ क्या होता है उसको कनेक्ट करने के बाद हमें पता चला। तो ये थी तीन सर्किट्स की कहानी जो मुझे बतानी थी, आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, और उसके बाद एलसी सीरीज सर्किट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट। नाउ एलसीआर सीरीज सर्किट जो कि खासम खास है, बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सीरीज सर्किट का कॉम्बिनेशन जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। तो ये जो सारे सर्किट्स थे इनमें आपको इम्पीडेंस के फॉर्मूला, फेज डिफरेंस के फॉर्मूला, और एक चीज की कौन लीड कराए कौन लैग कराए वो आराम से आपको दिमाग में बिठाना है, बराबर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।